हेलो, वेलकम बैक प्यारे साथियों। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3। और इस भाग 3 में हम आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हमारी हो चुकी है पहले और आज दूसरी वीडियो है। तो हमने पिछली वीडियो में 15 का 1, 15 का 2 और 15 का 3 आर्टिकल हमने देखे। 15 का 1 मतलब उसमें कहा गया है कि राज्य किस आधार पर किसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, और 15 के 2 में कहा गया है कि भेदभाव तो राज्य करेगा ही नहीं, और कहां कहां नहीं करेगा, यानी कि स्थान को दर्शाया गया है दूसरे आर्टिकल में, 15 के दूसरे में। 15 के 3 में बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष उत्थान के लिए उपाय करने के लिए बोला है 15 के 3 में। आज हम 15 का 4 पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय आर्टिकल 15 में 3 पॉइंट दिए गए थे। चौथा पॉइंट, पांचवा और छठा, ये समय समय पर जैसे इनकी जरूरत लगी उसी हिसाब से भारत के संविधान में संशोधन कर इनको ऐड किया गया, यानी कि जोड़ा गया। तो अब हम जानते हैं 15 का 4 आर्टिकल क्या कहता है। तो चलिए, 15 का 4 कहता है, राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। कुछ समझ आया? आर्टिकल 15 का 4 कहता है, राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, यानी कि उनके डेवलपमेंट के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। ये कहता है आर्टिकल 15 का 4। और इस आर्टिकल को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कर ऐड किया गया, जो कि 1951 में किया गया, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था? 1991 में। और इसके आधार पर इसको जोड़ा गया था, किसको? 15 के 4 को। अब हुआ क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको ऐड करने के लिए, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, चंपकम दोराई राजन केस है 1951 का। कब का? 1951 का चंपकम दोराई राजन केस। हुआ क्या था? चंपकम राजन दोराई केस 1951, ये क्यों आया, ऐसा क्या हुआ था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है, और जब लागू होता है तो इसमें 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होते हैं और अनुसूचियां होती हैं। अब हर भाग में, हर अनुच्छेद में कुछ अलग अलग लिखा गया, भारत की जनता की डिमांड पर, उनके डेवलपमेंट के लिए, सरकार और जनता के बीच भरोसा बनाने के लिए। अब हुआ क्या कि 1950 में संविधान लागू होने के कुछ ही दिन के बाद मद्रास सरकार ने आर्टिकल नंबर 46 के आधार पर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में, उसका आर्टिकल नंबर 46 के आधार पर मद्रास सरकार ने मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया, जाति के आधार पर। इसका आधार पर, जाति के आधार पर, क्योंकि आर्टिकल 46 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम करें। पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, इनके उत्थान के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। अब इसके आधार पर मद्रास सरकार ने मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया। अब वहां से मद्रास सरकार पे इन्होंने केस डाल दिया, किसने? चंपकम दोराई राजन ने 1951 में। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब ये आधार क्या था इसका केस का? वो आधार ये था, इन्होंने कहा कि हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 तो भेदभाव करने के लिए मना करता है। आर्टिकल 15 तो भेदभाव करने के लिए मना करता है, लेकिन यहां हमारे साथ भेदभाव हो गया। मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया मेडिकल कॉलेज में, भेदभाव हो गया। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में सर्वोच्च कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया कि फंडामेंटल राइट ही सर्वोच्च है, यानी कि जो
आरक्षण मद्रास सरकार ने दिया था मेडिकल कॉलेज में, उसको रद्द कर दिया गया। और केस कौन जीता? केस जीते चंपकम दोराई राजन। अब ये केस जीत जाते हैं और केस जीतने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि आर्टिकल जो 46 के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो गलत है। इसलिए जो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन दोनों में मौलिक अधिकार को ही सर्वोच्चता दी गई। ठीक है, आर्टिकल 46 को वहां पर कैंसिल किया गया। अब होता क्या है, जब उसको कैंसिल कर दिया गया तो संसद में एक आर्टिकल जो 15 का 4 था, इसको शामिल किया गया, संविधान में जोड़ा गया संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। और इस संविधान संशोधन में आर्टिकल जो 15 का 4 जोड़ा गया था, तो 15 के 4 में लिखा गया कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। यहां अनुसूचित जाति से भी हमें को पता है कि किसको कहते हैं, अनुसूचित जनजाति की भी हमको पता थी कि किसको कहते हैं, लेकिन बात कहां फंसी? बात फंसी पिछड़ा वर्ग पर आकर। बात जो फंस गई पिछड़ा वर्ग पे फंस गई कि यह नहीं बताया कि पिछड़ा वर्ग में आखिर कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन सी जाति आएंगी। यह बात फंस गई पिछड़ा वर्ग पर आकर। अब होता क्या है कि पिछड़ा वर्ग की जातियों को ढूंढने के लिए आयोग के गठन हुए। आयोग के गठन हुए। वो आयोग के गठन, पहला जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था, 1953। यह गठन था काका काकेलकर मंडल का गठन। कौन सा? काका काकेलकर मंडल का गठन हुआ था 1953 में। इस समय भारत में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की सरकार थी। यह जो गठन था काका काकेलकर, इस गठन को किसने किया था? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस गठन को क्या कहा? कौन सा मंडल था? काका काकेलकर मंडल। इसका गठन क्या था? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अब कुछ समय के बाद कांग्रेस की सरकार रही, बात रिलमिल हो गई, थोड़ी थोड़ी सी छानबीन चली, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। अब कुछ समय के बाद 53 के बाद, उस समय कांग्रेस की सरकार कंटिन्यू चली आ रही थी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1978 में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने भारत के। 2 साल के समथिंग इनका कार्यकाल रहा, लेकिन 77 और 78 में रहे। ठीक है, 77 और 78 में रहे। 1966 से लेकर 1977 तक भारत की जो प्रधानमंत्री रही वो कौन? इंदिरा गांधी थी। 11 साल कुछ महीने का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद मोरारजी देसाई आए और उसके बाद आते हैं कौन? चरण सिंह की सरकार आती है 1979 में। कब? 1979 में। और इन्होंने एक मंडल का गठन किया, वो मंडल था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन सा मंडल था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको बोलते हैं बीपी मंडल। वो कब आया था? 1979 में आया था। और इसने जो पिछड़ा वर्ग में जातियों को ढूंढने का जो आधार बनाया था, वो आधार था शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक। इन 3 आधारों पर पिछड़ी वर्ग की जातियों को ढूंढा इन्होंने, और फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में कहा कि पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग हैं। क्या है? पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए, काका काकेलकर जो मंडल है, इसको हम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। किसको? काका काकेलकर मंडल को हम क्या कहते हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं। इसको काका काकेलकर मंडल को पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जनता दल की। अब हुआ क्या कि इन्होंने इनका आधार शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक था और रिपोर्ट दे दी पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, अब कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। अब होता क्या है, देखिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ही सरकार कंटिन्यू सत्ता में रहेगी तो क्या है, तानाशाही आ जाएगी। लेकिन समय समय पर सरकार अगर बदलेंगी, जैसे कि राजस्थान में सबसे टॉप का भारत के अंदर इस समय राज्य है तो वो है राजस्थान, जो हर 5 साल में सरकार परिवर्तन करता ही करता है, सत्ता परिवर्तन होती है।
कोई सरकार कितना भी काम करे लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर होगी। 2005 में 93वां संविधान संशोधन हुआ। 2005 में कांग्रेस की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संविधान संशोधन करा, 93वां संविधान संशोधन 2005, जिसमें अनुच्छेद 15 का 5 को जोड़ा गया और इसमें लिखा गया सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं, केंद्रीय व निजी शैक्षणिक में पिछड़ा वर्ग SC एंड ST वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा। क्या कहा गया? इसमें कहा गया सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे वो केंद्रीय हो या फिर वो निजी हो, उनमें पिछड़े वर्ग को, SC को और ST वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 15 के 5 में कहा गया, जो कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में इसको ऐड किया गया था। ठीक, अब होता क्या है? होता यह है कि 1990 में VP सिंह की सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी VP सिंह की। VP सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी 1990 में। अब इन्होंने क्या करा था? देखो, पहले से ही कंटिन्यू कोई भी चीज आती है तो बनते बनते ही बनती है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से स्टार्ट हुआ था। ये 1951 से स्टार्ट हुआ था। अब 1990 आ जाता है, गैर कांग्रेस सरकार है, VP सिंह की सरकार थी। और इसमें क्या कहा? इसमें यह कर दिया कि संघ सरकार की जो सेवाएं थी, जैसे IAS, IPS और IFS, इसमें 27% का रिजर्वेशन दे दिया, यानी कि कोटा दे दिया। किसने? VP सिंह की सरकार ने, केवल और केवल संघ सरकार की सेवाओं में। और वो थी IAS, IPS और IFS में 27% का क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। वो किसको था? OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि जब गैर कांग्रेस सरकार खत्म होती है, अब कांग्रेस की सरकार आती है 2005 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इन्होंने एक संविधान संशोधन करा, जिसको 93वां संविधान संशोधन 2005 में आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा गया। और इसमें यह लिख दिया, देखिए बढ़ते बढ़ती बढ़ती है ना, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान है, वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, केंद्रीय हो, राज्य का हो, इसमें क्या कर दिया? पिछड़ा वर्ग और SC ST वर्ग के लिए आरक्षण इन्होंने दे दिया। अब उस समय कर दिया। पहले क्या था? 1990 में VP सिंह की सरकार ने क्या करा था? उसमें करा था कि 27% का आरक्षण था, वो केवल संघ सरकार के उसमें था। लेकिन अब इन्होंने कह दिया केंद्रीय हो, निजी हो, सभी में आरक्षण इन्होंने लागू कर दिया। ठीक है। अब होता क्या है? इसके नीचे अब हम चलते हैं। यहां तक हो गया 15 का 4 हो गया, 15 का 5 हो गया। अब 15 की 6 की तरफ चलते हैं। 15 का 6, इसकी क्या जरूरत पड़ी? ठीक है। 15 का जो 6, 103वां संविधान संशोधन 2019 में इसको ऐड किया गया। सरकार है बीजेपी की, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। देखिए, इसमें लिखा गया 15 के 5 में कि आर्थिक वर्ग के रूप में पिछड़े वर्गों को सभी प्रकार की केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। इनमें निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल होंगे, लेकिन यह आरक्षण 10% से अधिक नहीं होगा। यानी कि EWS की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें आर्टिकल 15 का 6 जोड़ा गया, और इसमें EWS में 10% का आरक्षण दे दिया। और इसमें कहा गया कि चाहे केंद्रीय संस्था हो या फिर वो निजी शैक्षणिक संस्थान हो, सभी में आरक्षण दिया जाएगा और यह आरक्षण 10% से अधिक नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, यहां तक था। आर्टिकल 15 समाप्त हो चुका है। अब अगली वीडियो में आर्टिकल नंबर 16 पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी, समझ आया नहीं आया, तो वो मुझे अवश्य बताएं, जरूर बताएं। मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करूं और आपको समझ नहीं आए, कोई डाउट रह जाए, तो मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए कहाँ क्या कमी आ रही है, कैसे, और आपको क्या चेंज चाहिए, क्या ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, किस लेवल का है, वो सभी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो नौकरी 24 आपके चैनल का नाम है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो कोई भी आए आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आर्टिकल नंबर 15 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है। आर्टिकल 15 समाप्त हो चुका है। अब कल हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छे से अपनी तैयारी करें।